तो आज हम लोग पढ़ेंगे गति का समीकरण। ठीक है, गति के जो समीकरण होते हैं, कितने समीकरण होते हैं? 3। पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, इन समीकरणों को 3 तरीके से सिद्ध किया जाता है। पहला सामान्य विधि से आप लोगों को बता दिए हैं, दूसरा ग्राफीय विधि से, और तीसरा जो आज हम लोग पढ़ेंगे समाकलन विधि से। तो समाकलन विधि से सबसे पहले तो समझिए, समाकलन का ये सिंबल होता है ऐसे। अगर हम आपको दे दें यहाँ पे x और बोले इसका समाकलन निकालिए, 2 फार्मूला इसमें समाकलन का यूज होगा, इसलिए दोनों बता देते हैं। पहले तो आपको आएगा, मतलब x के जगह t भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम आएगा। तो अगर t रहेगा ना, तो वो ऐसे हो जाएगा t, और समाकलन हो जाएगा किसके सापेक्ष? dt के सापेक्ष। तो x या t फॉर्मूला सेम होता है। जैसे आप पूछे x का आप समाकलन बताइए, तो आप देखोगे x के पावर में कितना है? 1। तो इसका समाकलन होता है x का पावर n+1 और फिर बटा में n+1, यानी इसको हम लिख देते हैं x स्क्वायर बाई 2। यानी अगर x का समाकलन निकालना हो किसके सापेक्ष? dx के सापेक्ष। ये भी देना है, ये अगर अलग हो जाए ना, dx के जगह dt हो जाए और यहाँ पे x रहे, तो उसका समाकलन नहीं निकलेगा। समाकलन तब निकलता है ना कि जिसके सापेक्ष निकाल रहे हो उसके सापेक्ष ये वाला टर्म होना चाहिए। जैसे यहाँ पे dt के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे t होना चाहिए। दूसरा कुछ आ गया, u आ गया, v आ गया, तो उसका समाकलन नहीं निकलेगा। तो ये निकल गया हमारा x का समाकलन। अब केवल dx आ जाए, तो दूसरा फॉर्मूला इसमें है, चलो उसको यहीं पे यूज कर लेंगे। ये तो समझ में आया ना, x का अगर समाकलन पूछे तो x का पावर 1 है, तो n+1 बटा n+1 यानी x स्क्वायर बटा में 2। चलो इसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला समीकरण गति का, प्रथम समीकरण। देखो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? त्वरण का फॉर्मूला a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, यानी v माइनस यू को कहा जाता है वेग में परिवर्तन बटा में समय। अच्छा, अगर इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखना चाहें हम, तो इस वेग में परिवर्तन को हम लिख सकते हैं डेल्टा v, वेग में परिवर्तन, और t को लिख लेंगे डेल्टा t। ये भी फॉर्मूला हो सकता है, ये भी फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग करना है वो समाकलन निकालना है। इसलिए क्या हम करते हैं, इस फार्मूला को एक और तरीके से लिख सकते हैं। अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखें तो दोनों में d लगा लेंगे, यानी dv बाई dt। ये भी समाकलन का त्वरण का फॉर्मूला होता है, a बराबर dv बाई dt। ये dd कहाँ से आया? ये त्वरण का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो गया। मतलब डिफरेंशिएशन के टर्म में लिखिए तो dv बाई dt। ठीक है, ये समझ में आया ना? a बराबर dv बाई, यहीं से ये सिद्ध होगा, इसलिए बता रहे हैं। अब इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सिद्ध करना। a बराबर dv बाई dt हो गया। समीकरण सिद्ध करना है, यहीं से स्टार्ट होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, a बराबर dv बाई dt। जहाँ नहीं समझ में आप पूछ लीजिएगा। अगर हम ये भाग में इधर आए तो गुणा में, बराबर में क्या बचेगा? dv। अच्छा, अब इन दोनों को समाकलन विधि से जब हम सिद्ध कर रहे हैं तो दोनों तरफ लगाएंगे किसका सिंबल? समाकलन का सिंबल। अब कुछ देर के लिए, या ऐसे समझिए, a जो है, a यहाँ अचर पद होता है, इसको कांस्टेंट कह सकते हैं आप। a कांस्टेंट होता है, यानी a जो है वो बदलने वाला नहीं है। जैसे मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट, और अभी जब ये प्रारंभिक अवस्था में है तो हम उसका अगर वेग पूछें तो आप बोलोगे u, और t टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाए और तब पूछें इसका वेग बताओ, तो उसका वेग क्या हो जाएगा? v। प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v। लेकिन इस यहाँ से यहाँ तक आने में जो इसमें एक्सीलरेशन डेवलप होगा
उसको प्रथम समीकरण सिद्ध करते समय उस एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। मतलब ये मान के चलते हैं कि इसका एक्सेलरेशन बदलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? नहीं बदलेगा तो क्या होगा? तो नहीं बदलेगा ना तो ये बाहर निकल जाएगा। नहीं बदलने वाले टर्म का समाकलन नहीं होता है। हम पूछें कि 2 का समाकलन बताइए, तो 2 का समाकलन नहीं होता है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो चेंज ही नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि ए जो है वो कौन सा पद है? अचर पद या कांस्टेंट है? कांस्टेंट। तो अब इसका समाकलन तो नहीं होगा, ए कहाँ आएगा? बाहर। अंदर क्या बचेगा? डी टी बराबर, यहाँ बचेगा डी भी। अब देखो ये हो गया डी टी, ये हो गया डी भी। अब यहाँ पे लिमिट लगाना होता है। क्या लगाना है यहाँ? किसका लिमिट लगाएंगे यहाँ पे? टाइम का। और यहाँ पे किसका लिमिट? भी का। तो भी तो आप लगा सकते हो। स्टार्टिंग में इसका वैल्यू क्या है? तो यू। अंतिम में इसका वैल्यू, तो भी लिमिट लगाते हैं ऐसे। नीचे कम वाला वैल्यू, ऊपर ज़्यादा वाला वैल्यू। टाइम का लिमिट कैसे लगाओगे? यहाँ पे जब ये प्रारंभिक स्थिति में था तो टाइम इसका क्या था? 0। जब वहाँ पे वो पहुँचा तब उसका टाइम हो गया किसके बराबर? टी के बराबर। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग यानी जो मिनिमम वैल्यू होगा टाइम का वो 0, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो टी। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है। अब देखो, अब यही फार्मूला हम नहीं समझाए थे, हम बोले कि उसमें बताएंगे। ये वाला फार्मूला तो बता दें, एक्स डी एक्स का, एक्स का समाकलन डी एक्स के सापेक्ष, लेकिन यहाँ पे तो केवल डी टी दे दिया है, यानी केवल डी एक्स हो गया। अब केवल dx का जो समाकलन होता है, लिख देते हैं, केवल dx का जो समाकलन होता है जिसके सापेक्ष कर रहे हो ना वही हो जाएगा। बताओ यहाँ पे dt का समाकलन क्या होगा? तो t लिख देंगे, लिमिट वही रखेंगे, लिमिट 0 से लेके t तक, लिमिट को नहीं हटाना है, बराबर। dv का समाकलन, तो v डालेंगे, फिर लिमिट हमारा वही u से कहाँ तक? नीचे लिखा जाता है कम वैल्यू को, ऊपर लिखा जाता है ज़्यादा वाले वैल्यू को। अब इसके आगे क्या करेंगे? अब इसके आगे लिमिट रखेंगे, यानी जो अंदर बैठा हुआ है उसके जगह पर सबसे बड़ा वाला वैल्यू। तो बड़ा वाला वैल्यू क्या है? तो टी के जगह पे टी ही लिखेंगे, और माइनस करते हैं छोटा वाला वैल्यू रख के। छोटा वैल्यू क्या है? तो टी के जगह पे क्या रखेंगे? 0, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू। अब बताओ यहाँ पे बड़ा वाला वैल्यू क्या है? तो भी लिखेंगे, माइनस छोटा वाला वैल्यू u, तो u लिख देंगे। a में t से गुणा होगा, ए टी, ये भी माइनस u, ऐसे का ऐसे ही हो जाएगा, यही ना होगा? अब क्या होगा? u किस में है? माइनस, बराबर किधर आएगा? तो इधर क्या बचेगा? भी। तो ये इधर आ गया प्लस में u, और इधर पहले से ए टी है, तो भी बराबर u प्लस ए टी। ये हो गया प्रूफ, गति का पहला समीकरण। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलो अब हम लोग हो गया। देखो इधर गति का दूसरा समीकरण, कौन सा समीकरण? यानी द्वितीय समीकरण। और द्वितीय समीकरण आपको दिख रहा है, क्या लिखा है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। s क्या है? विस्थापन, u प्रारंभिक वेग, t टाइम, a त्वरण, और फिर t टाइम। पहला का डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? a इज इक्वल टू डी भी बाई डी टी, त्वरण से। दूसरा का जो समय मतलब समाकलन विधि का मेथड स्टार्ट करेंगे, वो हम करेंगे वेग से। कहाँ से? बताओ, वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटा समय। अगर विस्थापन को डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? d लगा देंगे, ds बाई डी टी। हो गया ना? अब क्या करें? अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, dt आके इधर गुणा होगा, v इंटू डी टी, इधर क्या बचेगा? ds। फिर दोनों तरफ क्या करेंगे? समाकलन। अच्छा, अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हम क्या बोले थे? हम ये चीज़ बोले थे कि अगर यहाँ पे dt है तो ये टर्म t के साथ होना चाहिए, तब भी उसका क्या होगा? ये तो है ही नहीं। अब क्या करें?
नहीं, बाहर बाहर कैसे करेंगे? बाहर तो वो उसको करना है ना जिसका वैल्यू नहीं बदल रहा है, जो वैल्यू कांस्टेंट है। भी कहाँ कांस्टेंट है? भी तो बदल रहा है ना। स्टार्टिंग में पहले यू था इस वस्तु का वेग, बाद में क्या हो गया? ये तो चेंज हो रहा है। कांस्टेंट का है, बाहर नहीं होगा। तो इसका क्या उपाय है? एक उपाय है, क्या करेंगे? पहले समीकरण को उठा के रख देंगे। भी जहाँ पे है वहाँ पे क्या रखेंगे? u प्लस ए टी, और क्या बचेगा इनटू में? डी टी। अब ये है विस्थापन। अब विस्थापन देखो क्या है। विस्थापन है कि भाई यहाँ पे इसका विस्थापन कितना हुआ जब उसका वेग u था? 0, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रारंभिक वेग है ना, और प्रारंभिक में उसका विस्थापन तो कुछ होगा ही नहीं। यानी अगर यहाँ पे इसका विस्थापन देखें तो 0, और यहाँ पे इसका विस्थापन मान लेते हैं हम लोग s। ठीक है, तो इसका हम लिमिट लगा सकते हैं। ds का डायरेक्ट समाकलन निकाल लो, क्या हो जाएगा? s होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे s। लिमिट क्या होगा? 0 से लेके s तक। हम बोले ना कि जो अकेले है अगर d के साथ है तो उसका वही लिख दो, समाकलन हो गया। यहाँ पे लिखे हैं फॉर्मूला dx का, देखो समाकलन x, तो उसी प्रकार ds का हो गया s। अब इसको क्या करेंगे? इसको अलग अलग करेंगे, क्योंकि दो गो टर्म है इसमें। तो पहले u का समाकलन, यानी समाकलन u इंटू डी टी, और प्लस में फिर समाकलन हो जाएगा हमारा ए टी इंटू डी टी, बराबर में लिमिट इधर रख लेते हैं हम लोग। अपर लिमिट s, लोअर लिमिट 0, माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आएगा, चलो अब इसको देखो, u इंटू डी टी तो फिर तो वो तो गड़बड़ हो गया ना जी। t के साथ वो है ही नहीं, कि है? नहीं है। v इसमें है नहीं, तो u को यहाँ पे कांस्टेंट बना देते हैं। भी नहीं है तो u को कांस्टेंट बना दो, बाहर निकाल दो। अब u बाहर आ गया, क्या बचेगा? dt प्लस का प्लस, इसमें a बाहर निकलेगा, t नहीं निकलेगा। a बाहर निकल गया, t इंटू डी टी इज इक्वल टू, s में से 0 जाएगा तो s। u तो निकल गया, dt का समाकलन t प्लस a का a। अब यहाँ पे t का समाकलन बताओ। यहाँ पे फॉर्मूला देखो क्या है? t इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स का x के पावर में n प्लस 1, तो ये हो जाएगा क्या? t n प्लस 1, यानी t का पावर में क्या है? 1, तो n का वैल्यू 1 प्लस 1, और बटा में 1 प्लस 1। लिमिट यहाँ भी लगाना पड़ेगा हमको 0 से लेके t तक, यहाँ भी 0 से लेके t तक। तो लिमिट यहाँ पे हम लिख नहीं पाए हैं, लिखोगे तब भी t ही आएगा, क्योंकि अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट 0 है। t में से 0 गया, t लिख दिए। तो यहाँ पे लिमिट लगा दी है 0 से लेके t तक, बराबर इधर क्या हो गया? तो u t प्लस a का a, यहाँ भी तो वही आने वाला है, और इसको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? t का स्क्वायर बटा में 2। लोअर लिमिट 0 है तो अपर लिमिट हमारा यही होगा, और बराबर में s। कुछ गलत हो रहा है? ना ठीक है, s इज इक्वल टू, ये हो जाएगा u t प्लस 1/2, और इन दोनों को एक साथ लेते हैं a t। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। यहाँ पे सिद्ध करते समय ये एक चीज ध्यान रखना है, u को कांस्टेंट मानना है, तभी बाहर आप निकाल पाइएगा। ठीक है, उतारिए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सा समीकरण? तीसरा समीकरण। तीसरा समीकरण का कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? प्रथम समीकरण का तो हम लोग स्टार्ट किए थे त्वरण के फॉर्मूला से, दूसरा स्टार्ट किए थे वेग के फॉर्मूला से, और फिर तीसरा वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हम स्टार्ट किए थे। कहाँ से? त्वरण के फॉर्मूला से, यानी a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे दिक्कत है, क्या? स्क्वायर नहीं, t यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इस इक्वेशन में t है ही नहीं। तीसरे समीकरण में देख रहे हैं आप लोग, केवल v है, u है, a है, s नहीं।
तो उसके लिए देखिए क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है बस, उसके बाद कुछ नहीं। इसमें हम ds/ds से गुणा कर देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर अब थोड़ा इस ds को उठा के लेके आते हैं इसके पास, जैसे यहाँ पे dv है ना, ds से गुणा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये कट जाएगा, ठीक है। तो इस ds को उठा के लाते हैं इसके नीचे और इसको उठा के ले जाते हैं उसके नीचे, कोई दिक्कत नहीं, उससे बात तो वही है ना जी। तो a इज इक्वल टू, अब ये हो गया हमारा dv/ds और ये हो गया ds/dt, यानी s क्या है? विस्थापन। t क्या है? तो विस्थापन और समय, वेग। तो यहाँ पे हो जाएगा dv/ds और इनटू में v। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो आप देखिए ds भाग में है, इधर जाएगा तो a इंटू डी एस और इधर क्या हो जाएगा v इंटू डी भी, यही ना होगा जी। अब दोनों तरफ क्या करेंगे? समाकलन। अच्छा, तो a तो बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? बाहर। अच्छा, अंदर क्या बचेगा? ds बराबर, यहाँ पे v बाहर नहीं आएगा, v का समाकलन करेंगे तो पहले, उससे पहले हम क्या करते हैं ना, लिमिट यहीं पे रख लेते हैं। यहाँ पे अगर लिमिट रखें विस्थापन का तो स्टार्टिंग में विस्थापन 0, उसके बाद s, यहाँ पे v का स्टार्टिंग में u, बाद में v। अच्छा, v का अगर हम dv के साथ समाकलन करें तो क्या होगा? v²/2, यही होगा ना, क्योंकि x का समाकलन क्या है? x²/2, तो v का समाकलन v²/2, लिमिट वही रहेगा u से v तक। अच्छा, a ds का समाकलन s बराबर, अब यहाँ पे लिमिट कैसे रखते हैं? सबसे पहले अपर लिमिट v है तो वही रहेगा v²/2, अब माइनस करते हैं लोअर लिमिट रख के, यानी v के जगह पे क्या लिखेंगे? तो u²/2। तो अगर दोनों का हम क्या करें, एलसीएम ले लें तो 2 ऊपर हो जाएगा v² माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 भाग में इधर आएगा तो 2as बराबर में माइनस u² माइनस में इधर आ गया तो v² बराबर हो जाएगा u² प्लस 2a। ये कौन सा समीकरण? तीसरा समीकरण। बोलो कोई दिक्कत? तो खत्म हो गया हमारा आज का टॉपिक ना जी, उतार लो इसको।